मेटाबॉलिज्म से, तो आप बोल सकते हैं। नहीं तो आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव कंडीशंस पे बात करेंगे। सर एक और बात थी कि जैसे हम लोग डाइट की जैसे किसी को बताते हैं, अब हमको किसी जैसे जॉइंट्स, कई लोग तो जैसे टेस्ट कराए भी नहीं आते हैं कि जॉइंट्स में पेन है, भले से ऑर्थराइटिस हो चाहे नहीं हो। तो हम क्या डाइट मतलब खटाई वगैरह बंद कर देते हैं उनकी, कुछ लोग तो हमको और कैसे पता चलेगा कि साधना किसी जी, को खट्टा। आप देखिए, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बराबर बताता चल रहा हूँ कि कौन सी बीमारी में क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। नहीं बराबर सर, कई बताता चलूँ। कई बार क्या होता है, जो क्लाइंट्स आते हैं वो रिपोर्ट कराए बिना आते हैं कि हमको जॉइंट्स में पेन है। तो उनके लिए हमको कैसे। तो उनके लिए तो कोई एडवाइस ही नहीं है ना। अगर कोई बिना ओके बिना सर। डायग्नोज आ रहा है, हम जी सर। भगवान तो है नहीं। अगर कोई बिना डायग्नोज आ रहा है, तो हम भगवान तो है नहीं कि हम कुछ चीज जान जाएंगे। तो उनको कोई एडवाइस देना समझदारी नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम सही हो सकता है हम गलत हो। जी सर। तो ऐसे कंफ्यूजन का स्टेट आने ही नहीं देना। आप उनको बोल सकते हो कि देखिए, या तो आप, ये मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है आपकी, या तो आप ये टेस्ट करा लो तो इससे श्योरिटी हो जाएगी, तो ये दवाई या ये हम खाने पीने का परहेज कर सकते हैं। लेकिन ओके, जब तक थैंक यू। डायग्नोस नहीं हुआ है किसी की कोई प्रॉब्लम, जैसे मानो आपके पास कोई आया जिसने कहा कि मेरे को घुटने में बहुत दर्द है, आपको दिख रहा है कि उसके घुटने के आसपास सूजन है, वो कह रहा है इसको कटकट की आवाज आ रही है। लेकिन आप उसको तब तक नहीं बोलोगे कि आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जब तक आपके पास कम से कम एक्सरे में ये लिख के ना आए कि डीजनरेटिव चेंजेस और अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस। यस सर। ठीक। तो क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण है। रिपोर्ट से पता चल जाएगा अंदर क्या है। कई बार ये हो सकता है चोट लगी हो, तब भी दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है। इंसान को याद नहीं रहता कि उसको कहाँ चोट लगी, कैसे चोट लगी। तो इसलिए कई बार हो सकता है सिर्फ न्यूट्रिशन इशू हो। तो इसलिए बिना डायग्नोज के हाथ पैर मारना मैं नहीं कहूंगा कि समझना। चलो, तो अब सर हम। आप एक बार रिपीट कर देंगे सर, मेरा ना बार बार नेटवर्क जा रहा है तो स्टिल हो गया था कि आप शुरू में जो आप बता रहे थे ना कि अगर लार्ज स्टेंट प्रॉब्लम है तो हमें गैस भाई वो होगी, तो सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है। मेरा देखो, नेटवर्क चला गया था तो एकदम अगर स्टिल हो गया। अगर किसी इंसान का स्टमक ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसको हमेशा ईसोफेजियल रिफ्लेक्स जैसा होगा। उसको नोजिया, वॉमिटिंग, डिजनेस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होगी। किसी का स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक काम नहीं कर रहा है, तो उसको पेट टाइट होगा, भूख नहीं लगेगी, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि भूख नहीं लग रही, लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी दिखेगी। मतलब इंटेस्टाइन की गुड बैक्टीरिया अच्छी नहीं है। अगर किसी को लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम में एक तो स्टूल का टेक्सचर ठीक नहीं होगा, गैस बहुत पास होगी, जिस जरिए आप पता लगा सकते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन ठीक नहीं है। और अगर किसी की लार्ज इंटेस्टाइन से स्टूल पास नहीं हो रहा, तो कॉन्स्टिपेशन भी एक बड़ा कॉमन सिम्टम होता है। थैंक यू सर। चलिए, तो आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक पे जिस पे जनरली लोग बात करने से कतराते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वैसे तो देखिए बहुत सारी, मैं यहाँ पे यूरोजेनाइटल सिस्टम में जेनाइटल सिस्टम की बीमारी ले रहा हूँ। यूरोलॉजी की बीमारी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यूरोलॉजी की एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, है ना। यूटीआई जिसको बोलोगे आप, ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में हो सकता है, बिना दवाई के ठीक नहीं होगा। तो यूटीआई में आप एक अच्छी सलाह दोगे पानी पीने की और किसी सही डॉक्टर को कनेक्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे पथरी हो सकता है, यहाँ पे कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान कर सकता है। तो किसी की किडनी से हम बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। तो इसलिए किडनी की बीमारी, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो यूटीआई इन्फेक्शन हो, चाहे किडनी पे सूजन हो,
इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा स्टेज है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा कल को कोई उसका कुछ और मतलब निकालेगा, कुछ और करेगा। तो मैं पहले ही आपको ये कह रहा हूँ कि किडनी बहुत अनमोल है, इस पे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो यूटीआई है, पानी खूब पीजिए। ठीक। अगर किसी को यूटीआई है, पानी खूब पीजिए, डॉक्टर की सलाह से दवाइयां खाइए। किसी को स्टोन सर हो रखा है। यूटीआई क्या होता है? यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब आप यूरिन पास करते हो तो आपको यूरिन पास करते वक्त जलन होगी, खुजली हो सकती है, यूरिन का कलर कई बार बदल सकता है, बहुत ज्यादा जलन और पेन हो सकता है, कई बार यूरिन की मात्रा कम होगी, यूरिन रुक रुक के आएगा। ये सब कुछ लक्षण यूटीआई इन्फेक्शन के लक्षण हैं। तो यूटीआई इन्फेक्शन वैसे तो थोड़ी सी सावधानी से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये किसी ऐसे इन्फेक्शन की वजह से है जो हमने इग्नोर कर दिया, तो आगे चल के ये किडनी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए इसको सही तरीके से एड्रेस होना जरूरी है। तो नॉर्मल यूटीआई इन्फेक्शन में आप क्या कर सकते हो? पानी पिला के इम्प्रूव कर सकते हो। आपको दो मैं आयुर्वेद के सप्लीमेंट भी बोल देता हूँ। एक है गोखरू। गोखरू एक डायूरेटिक प्रॉपर्टी की मेडिसिन है। सो गोखरू का पाउडर जो है, ये आप किसी के यूरिन को बढ़ाने के लिए एडवाइस कर सकते हो। तो गोखरू का सिरप, गोखरू को कच्चा पीस के उसका जूस, या गोखरू का पाउडर, तीनों चीजें जो है ये आप किडनी के हेल्थ के लिए अच्छी हैं और सपोर्टिव रोल पे दे सकते हो। सपोर्टिव रोल, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। या फिर एक और नुस्खा लिख लीजिए किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, पुनर्नवा। पुनर्नवा को आप हार्ट हेल्थ के लिए समझते हैं, तो पुनर्नवा, गोखरू और शंखपुष्पी। शंखपुष्पी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे गोखरू, पुनर्नवा और शंखपुष्पी, तीनों का इक्वल अमाउंट में, लाइक 5-5 ml तीनों का जूस या तीनों के पाउडर मिला के लेने से ब्रेन यूरिन के वॉल्यूम को ऑप्टिमाइज करेगा, किडनी बेटर फिल्टर करेगी, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो किडनी पे स्ट्रेन कर रहा है वो कम से कम करेगी। तो एक तरीके से ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, ये किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर किसी का किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ये एडवाइस कर सकते हो कि ये आप साथ में ले सकते हो एज अ सप्लीमेंट। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, पर ये आपके ट्रीटमेंट को मदद करेगा। बाकी और किसी चीज में मैं, क्योंकि स्टोन देखिए इनिशियल स्टेज में पानी पीने से डिसॉल्व हो जाएगी, बड़ी हो जाए तो उसके लिए कोई दवाई नहीं, सर्जरी करनी। सर जिनका किडनी फेल होता है उनके लिए ये यूजफुल हो सकता है? इसीलिए मैं किडनी में ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि सर ये किडनी कितने टाइम तक लेना है? जब तक आपके बीमारी का इलाज चल रहा हो। ओके सर। देखिए किडनी क्या है, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो जल्दी बीमार नहीं होता, और बीमार होता तो सीधे खराब हो जाता। जी। किडनी में कोई बीमारी जल्दी होती नहीं। किडनी की जो बीमारी कॉमन बीमारी होती है उसमें यही होगा, कहीं कोई गांठ बन गई है, कहीं कोई कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है, कहीं कुछ उसमें आपको सूजन दिख रही है, कहीं यूरेटर सूज गया है, कहीं आपके नेफ्रॉन सूज गए हैं, यही सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये चीजें किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत के लक्षण हैं। अगर इनको सही तरीके से नहीं एड्रेस किया गया तो ये आगे चल के किडनी को खराब कर दें। तो इसलिए कोई लापरवाही ना हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ किडनी के पेशेंट्स को कहिएगा वो मॉडर्न इलाज ले, चाहे किसी क्वालिफाइड आयुर्वेद वैद्य के पास जाए, जो भी करे, लेकिन आप उनको खराब होने वाली सलाह नहीं देंगे।
हाँ, आप एक्सरसाइज कराइए, एक्सरसाइज कराने से उनकी कंडीशन इंप्रूव होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सरसाइज कराइए, उनको पानी पीने की सलाह दीजिए, उनको पैदल चलने की सलाह दीजिए, उनको लो प्रोटीन वाला खाना खाने की सलाह दीजिए, कम कैलोरी वाला खाना खाने की सलाह दीजिए। ये सब कुछ अच्छी चीज, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात आती है तो अक्सर लोग इसको थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ को अच्छा रखना ये हर मेल के लिए जरूरी है। जैसा कि मैं जब पढ़ा रहा था तो भी मैंने बताया था कि मेल्स के लिए जो आजकल यूरिनल्स बने हैं ये बहुत गलत है। सो मेल को अपने प्रोस्टेट पे एडिशनल स्ट्रेन नहीं देना चाहिए, उनको यूरिन पास करने के लिए बैठना चाहिए। तो बैठ के यूरिन पास करना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है मेल्स के लिए। इवन फीमेल्स के लिए भी, अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट सीट पे बैठ के यूरिन पास कर रहे हो तो ये आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को कमजोर करेगा। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बुरा है। लेकिन अगर आप वो मलासन वाली स्थिति में बैठते हो तो ये आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को मजबूत करेगा, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखेगा। ये मेल और फीमेल, मतलब मेल के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी रखेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। तो प्रोस्टेट हेल्थ के लिए, क्योंकि प्रोस्टेट की ग्रोथ जो है वो पुअर ब्लड सर्कुलेशन से, तो पेल्विक फ्लोर पे ब्लड सप्लाई बढ़ाने वाले सारे आसन, सारी एक्सरसाइजेस हेल्पफुल होंगी। यहाँ पे अगर आप कीगल या मूलबंद लगाते हैं ये भी अच्छा है, लेकिन तीनों बंद साथ मत लगाइएगा अगर पेशेंट की स्थिति नहीं है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम को मैं बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। इनिशियल किसी को प्रोस्टेट की शुरुआत हो गई है तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हैं दर्द से। लेकिन आगे चल के उसको सर्जरी करानी ही पड़ेगी जहां हमारा रोल नहीं, क्योंकि कोई एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अगर हो गया ना तो वो रिवर्स नहीं होगा। मानो किसी का प्रोस्टेट 5 सेंटीमीटर बढ़ गया तो वो रिवर्स नहीं होगा। अब वो आगे ना बढ़े इसके लिए उसको अच्छा न्यूट्रिशन और कम से कम स्ट्रेन करना है, जिससे प्रोस्टेट की हेल्थ बनी रहे। ये जेनेटिक भी होता है, तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में प्रोस्टेट इनलार्ज होने की टेंडेंसी रही है तो उनको टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, ठीक। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई प्रोस्टेट की। दूसरी मेल्स में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो देखी गई है वो एक तो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स की। तो हम आज बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, कि ये क्यों होता है किसी मेल को, और अगर किसी को हो रहा है तो हम क्या सलाह दे सकते हैं, कैसे। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हम योगा टीचर्स बड़ी मदद कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये समटाइम फिजियोलॉजिकल है। शेफाली, आप प्लीज मैसेज मत लिखा करिए क्योंकि मैं ना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। क्या रिपीट करना है शेफाली, आप बोल दिया करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या रिपीट करना है? सर अभी आप जो नाम दे रहे थे ना वो एक्चुअली में ना मेरे इसमें वॉइस कम आती है, तो मैं स्पीकर से आपकी आवाज क्लास कर रही होती हूँ, कोई तो मुझे बात नहीं, तभी मैं स्क्रीन पे ही ले आता हूँ, ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ये स्क्रीन पे आपके आ गया इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स में। सर इरेक्टाइल ये होता क्या डिसफंक्शन, है? माफ कीजिए बीच में ना बोले, अगर लास्ट में आपका कुछ सवाल होगा तो हम ले लेंगे, नोट कर लीजिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मेल्स के
पेनिस में इरेक्शन होना चाहिए, जो फर्मनेस होनी चाहिए, वो उस लेवल का नहीं है, जिसकी वजह से उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सिंपल सी चीज है कि इरेक्शन जो है वो इस लायक ना होना कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अच्छा हो। कई बार ये इरेक्शन होता है लेकिन बहुत बेहतर इरेक्शन नहीं होता। तो इसका जो मेन कारण है वो, अगर हम फिजिकल लेवल पे बात करें, तो डायबिटीज, हाई बीपी, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या स्मोकिंग करना मेजर कॉज है फिजिकल भी। एक और बड़ा कारण होता है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होना। तो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल क्यों होता है, अभी हम इस पे बात करेंगे। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल कॉज की बात करें तो ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, डिप्रेशन या एंजाइटी की कंडीशन में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अगर लाइफस्टाइल वाले कॉज पे अगर हम बात करें, तो अगर किसी की लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, एक्सरसाइज नहीं करता, मोस्ट ऑफ टाइम लेथार्जिक बना रहता है, तो उसमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पेशेंट से बात करके उसके कारण को समझना होगा। फिर अगर इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो ब्लड फ्लो जो है वो अगर कमजोर है या नर्व सिग्नल जो है वो कमजोर है, तो उसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ये समटाइम हॉर्मोन्स है, समटाइम ये ब्रेन में कुछ तरह का इम्बैलेंस है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो अगर किसी के इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर समझना है, तो हम उसके ब्लड शुगर की रिपोर्ट देख सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देख सकते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट देख सकते हैं, पेनाइल डॉपलर, ये थोड़ा डिटेल टेस्ट है। इसमें पेनिस पे आने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कैसा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ये स्टडी करते हैं। तो पेनाइल डॉपलर, ब्लड वेसल्स डैमेज नहीं हुई है, सही तरीके से वो उनमें ब्लड सप्लाई हो रही नहीं हो रही, ये समझने का पेनाइल डॉपलर एक अच्छा स्कैन है। और उससे बात करके उसकी मेंटल कंडीशन को भी हम समझ सकते हैं। किसी भी इंसान से जब हम बात करेंगे, तो एक बार, दो बार, चार बार की बातचीत में कहीं ना कहीं हम उसके मानसिक स्तर को भी समझ सकते हैं कि वो स्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं कुछ और कोई दूसरी चीज तो नहीं है। क्योंकि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसी प्रॉब्लम है जो एक मेल को हो सकता है एक पार्टनर के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन फील हो, लेकिन उसी मेल को किसी दूसरी पार्टनर के साथ हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना फील हो। तो ये बहुत हद तक साइकोसोमेटिक कंडीशन से भी मैटर करता है। तो वैसे तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तरीके की वीकनेस ही है। ये वात बढ़ेगा तो भी दिक्कत होगी, आपका डाइजेशन स्लो होगा, शुक्र जो है वो अगर कम होगा, शुक्र का क्षय होगा तो भी ये दिक्कत आती। तो आयुर्वेद बेसिकली ये कमजोरी से देखता है इसको, मतलब क्योंकि आयुर्वेद जो है इसको पौरुष को देखता है, पौरुष अगर कम है किसी में तो शुक्र का क्षय हुआ तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से सही नहीं है। शुक्र एक अलग चीज है, इरेक्शन एक अलग चीज है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन किसी को दिखती है, तो हम कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां उसको एडवाइस कर सकते हैं। ये दवाइयां कुछ काम की है, जैसे अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है ये 3 से 6 ग्राम पर डे पाउडर पानी के साथ हम दे सकते हैं। ये उसके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, उसकी स्टैमिना को अच्छा रखेगा, क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन को रिलैक्स करेगा। शिलाजीत, शिलाजीत जो है ये 250 से 500 मिलीग्राम की इसकी एक कैप्सूल टैबलेट फॉर्म में जैसे भी आपको मिल रहा है,
वो दे सकते हो आप। ये लिबिडो इंक्रीज करता है। सो बेसिकली क्या करेगा, ये आपके पूरी बॉडी के सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। ये एक तरीके का टॉनिक जैसा इफेक्ट करेगा। और जब आपकी बॉडी में सारे सिस्टम इम्प्रूव होंगे तो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा और आपकी काम इच्छा बढ़ जाएगी, लिबिडो इंक्रीज होगा आपका। सर कौन सा वाला? शिलाजीत। फिर उसके बाद कॉच के बीज जो है, ये 3 से 6 ग्राम, ये स्पर्म की हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं। चंद्र प्रभावती, ये चंद्र प्रभावती वैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मेडिसिन है, पर ये मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। तो ये 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और वाजीकरण रसायन जो है, ये कामेच्छा को बढ़ाएगा। तो दिन में 1 बार सेक्सुअल इंटरकोर्स से 1 घंटे पहले अगर दे दिया जाए तो ये बेहतर है। पर ये वाजीकरण रसायन जो है, ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि जब इंटरकोर्स करना हो उससे 1 आध घंटे पहले ले लिया जाए तो बेहतर है। सफेद मूसली अगर दूध के साथ लिया जाए तो ये स्पर्म को और सीमेन को अच्छा करेगा। तो सफेद मूसली 3 से 6 ग्राम दूध के साथ लेना काफी अच्छा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे खाने पीने की, तो गुनगुना दूध, घी, खजूर, योगा और अच्छी नींद, ये सबसे जरूरी चीज है अगर किसी के प्रीमेच्योर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हेल्प करना चाहते हो। और बुरी चीजें क्या है? स्मोकिंग, अश्लील साहित्य या अश्लील चीजें लाइक पॉर्न, जंक फूड और स्ट्रेस। अब यहाँ पे पॉर्न क्यों कहा गया है? इसका सीधा सीधा सा मतलब ब्रेन से है। क्योंकि पॉर्न देखने के बाद कहीं ना कहीं लोग उसको गलत तरीके से अपने दिमाग में बैठाते हैं और उस तरह के एक्ट में खुद को बहुत कमजोर पाते हैं। तो पॉर्न में जो सेक्सुअल एक्टिविटी और जो रियल लाइफ की सेक्सुअल एक्टिविटी, उसमें काफी अंतर होता है। तो इस वजह से ये ब्रेन को सप्रेस करता है, हॉर्मोन्स को, और नर्व कंडक्शन को वीक करता है। तो ये तो हो गई बात इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। अब हम बात करते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो रहा था, उसी तरीके से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब हुआ कि इजैकुलेशन जो है वो सेक्सुअल एक्ट में बहुत जल्दी हो जाए। ये कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल कंडीशन से भी हो सकता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। सो अगर किसी मेल का इजैकुलेशन पेनिट्रेशन के 1 मिनट के भीतर हो जाता है या पेनिट्रेशन के प्रोसेस में हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते हैं। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मोस्ट ऑफ टाइम आपको साइकोलॉजिकल होगी, एंजाइटी होगा, किसी तरह का गिल्ट या डिप्रेशन होगा, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत कॉमन है। और समटाइम स्ट्रेस की वजह से सेरोटोनिन कम है, या किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो ऐसे, या किसी के टेस्टिकल्स में इंफ्लेमेशन वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। ये क्लिनिकल है, इसको एड्रेस करने के बाद ठीक हो जाए। और समटाइम ये एक आदत बन जाती है, क्योंकि क्या होता है कि मेल्स जब सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज नहीं होते तो वो मोस्ट ऑफ टाइम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए मास्टरबेशन करते हैं। अब ये मास्टरबेशन जो है अगर काफी लंबे समय तक हो, लाइक 2 4 5 6 7 8 साल, तो उसमें एक सबकी ना आदत बन जाती है। मास्टरबेशन और इंटरकोर्स में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब
मास्टरबेशन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो पेनिस को होल्ड करने का प्रेशर है वो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे इजैकुलेशन के नजदीक जाते हैं सो पेनिस को होल्ड करने का प्रेशर बढ़ता जाता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये ठीक उल्टा होता है। मास्टरबेशन में क्योंकि जो प्रेशर है वो इजैकुलेशन इजी करता है, बिकॉज वो नर्व एंड्स को स्टिमुलेट करता है और इजैकुलेशन इजी करता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेनिट्रेशन थोड़ा टफ है और बाद का प्रोसेस थोड़ा इजी है, तो वो दिमाग में टाइटनेस जो है वो अर्ली इजैकुलेशन का कारण बने। तो ये एक आदत की वजह से हो सकता है, तो इसको धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। इसके लिए कुछ मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनके जरिए ये इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती है। तो अगर इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ये भी बेसिकली हार्मोन से रिलेटेड है समटाइम, और समटाइम ये मेंटल कंडीशन से। तो हार्मोन्स अगर किसी का स्ट्रेस लेवल कम, मतलब स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा, सेरोटोनिन कम होंगे, वो ज्यादा कंफर्टेबल और पीसफुल नहीं होगा उस एक्ट में, तो उसको ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये साइकोसोमेटिक कंडीशन ज्यादा है। तो अगर ये हम समझना चाहते हैं क्यों है, तो हम उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री समझ सकते हैं। सेक्सुअल हिस्ट्री लाइक वो पहले मास्टरबेट करता था कैसे क्या, या फिर उसके कितने पार्टनर्स रहे हैं, क्या है वो मेंटली क्या सोचता है एक्ट के टाइम पे, ऐसी कई सारी चीजें उससे जान के हम एक डेटा बना सकते हैं कि उसको जरूरत क्या, प्रॉब्लम क्या। हार्मोन्स के टेस्ट में हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल देख सकते हैं, और अगर जरूरत हुई तो थायराइड का लेवल भी देख सकते हैं। सो थायराइड के कंडीशन में भी इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। सो टेस्टोस्टेरोन का लेवल देख सकते हैं, और उससे बातचीत करके उसके स्ट्रेस को, उसकी मेंटल कंडीशन को भी हम जज कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेट करने का बड़ा आसान, या डायग्नोसिस का आसान तरीका होगा। तो अगर इसके लिए आप कुछ मेडिसिन देना चाहते हैं तो चंद्रप्रभावती जो पहले थी वो सेम रिपीट हो जाएगी, अश्वगंधा सेम रिपीट हो जाएगी। सफेद मूसली का एक मूसली पाक आता है, तो वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया बिकॉज ये बहुत हद तक स्ट्रेंथ की बात है, मतलब आपको ओवरऑल वेलनेस की बात है। तो मूसली पाक जो है जैसे च्यवनप्राश होता है उस तरीके से ये हेल्प करेगा। और बाकी तो वही है, शुक्र वल्लभ रश ये समटाइम दिया जा सकता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो ये मेडिसिन जो है इतनी बहुत इफेक्टिव नहीं है। मेनली आपको इस कंडीशन में जो है ब्रेन का हेल्प लेना होगा। अदरवाइज मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लाइक कुछ, क्योंकि ये मैंने अभी बताया ना कि ये स्टिमुलेशन जो है नर्वस स्टिमुलेशन होता है। सो नर्व की सेंसिटिविटी को मिनिमाइज करके इजैकुलेशन को डिले किया जा सकता है। तो नर्व की सेंसिटिविटी को कम करने के लिए मार्केट में ऐसे डिलेड कॉन्डम्स भी हैं, जेल्स भी हैं, जिनमें क्या होता है, जाइलोकेन होता है। जाइलोकेन समझते हो आप लोग? जाइलोकेन जो है ये एक तरह का जैसे जब सर्जरी वर्जरी करनी होती है तो क्या करते हैं, इंसान को सुन्न कर देते हैं। उसी तरीके से ये जाइलोकेन जो है एक तरह का एनेस्थेटिक होता है। सो 0.1% जाइलोकेन यूज करते हैं, जिससे एनेस्थेटिक रिस्पॉन्स हो जाता है, नर्वस सिस्टम थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करने लगती है और इम्प्रूवमेंट्स आ जाती है। तो ये इतनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है। अगर कपल समझदारी और सावधानी से काम करे तो चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन में किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं। तो दूध और घी, ये दो चीजें जो है ये बहुत हेल्प करती हैं नर्वस सिस्टम में। दूध और घी नर्वस सिस्टम को बहुत हेल्प करती है।
इसके अलावा अश्वनी मुद्रा लाइक ब्लड सर्कुलेशन, मेडिटेशन, ये बहुत काम की चीज है। फ्राइड फूड, पॉर्न, अल्कोहल और डिस्टर्ब स्लीप, ये बुरी चीज है। तो लेट नाइट सोना अच्छा नहीं है, और बाकी सारी चीजें ये अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं यौगिक मैनेजमेंट की, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों से अच्छा यौगिक मैनेजमेंट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव वेलनेस की अगर मैं बात करूं, तो मैं खुद भी एक मेल हूँ, और मतलब क्योंकि मैंने उसकी प्रीवियस पढ़ाई की है, कुछ पेशेंट्स भी देखे हैं, तो योग जो है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, दोनों ही कंडीशन में बहुत प्रभावी। अब सोचिए क्यों, क्योंकि योग ब्रेन और बॉडी पे एक साथ काम करता है। तो अगर किसी को डायबिटीज है, एक्सरसाइज करेगा, डायबिटीज का लेवल कम होगा, तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। किसी को स्ट्रेस है, एक्सरसाइज करेगा, स्ट्रेस का लेवल कम होगा, तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। किसी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करेगा, बीपी कम हो जाएगा, तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सो योग जो है ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं है कि 2 4 6 दिन में, 10 दिन में, या 1 महीने में कुछ रिजल्ट होगा। पर अगर कोई 6 महीने लगातार कुछ उसको, ये नहीं सोचना है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 6 महीने तक सिंपल वो पवन मुक्त सीरीज कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, कुछ 2 4 आसन कर ले, बटरफ्लाई जैसा, या आगे झुकने वाले कुछ आसन कर ले, या वॉरियर वगैरह जैसे कुछ आसन कर ले, लटलाज आसन कर ले, कुछ भी, पेल्विक फ्लोर पे थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ा ले, और पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के एनर्जी कंजप्शन बढ़ाए। वैसे तो इस परिस्थिति में, इसमें और वेट लॉस में, दोनों में एक्सरसाइज से ज्यादा फायदेमंद पैदल चलना होता है। अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, तो भी पैदल चलना बहुत फायदेमंद है। और अगर कोई रिप्रोडक्टिव वेलनेस के लिए काम कर रहा है, तो पैदल चलना बहुत बेहतर है। क्योंकि जब आप पैदल चलते हो, तो आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरी डेफिसिट पे जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, तो कम कैलोरी बर्न करते हो। ये साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट साइंस है समझना, पर आजकल के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। आप लोगों को पता है, जब आप योगा कराते हो, तो बॉडी कम कैलोरी कंज्यूम करने लगती है, मतलब कम कैलोरी बर्न करने लगती है। और जब आप पैदल चलते हो या दिन भर थोड़े एक्टिव रहते हो, तो बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है। तो इसके लिए योग करना, पैदल चलना, नेचर के साथ घूमना फिरना, लंबी वॉक करना, मेडिटेशन करना, ये सब कुछ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत कारगर है। तो अगर कोई ये सारी चीजें करे, तो बहुत हेल्प होती है। ठीक है, अभी हमारे पास 15 मिनट और है, तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी डिजीज ले ले, या फिर इसमें अगर कुछ आपके सवाल हो, तो आपके सवाल पहले ले लेते हैं। सर एक केस अभी अभी सुनने में मिला था, इससे स्टूडेंट है, तो वो जैसे अभी वो जाते हैं दिन भर बैठते हैं, तो उनका ऐसा बोला था कि वो एक साइज का इश्यू था प्रोस्टेट ग्लैंड में, कि वो आपने बताया था ना पिछले बार की साइज कम ज्यादा हो जाता है, और पेन था, पेन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। प्रोस्टेट ग्लैंड में साइज तो वो तो अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा सर वैसे। प्रोस्टेट में आपने वो टेस्टिकल्स में बोल रहा टेस्टिकल्स, यस सर था। टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स में अगर किसी को सूजन आ जाती है, तो ये कंडीशन है पुअर ब्लड सर्कुलेशन की। तो तो अगर मैं कोई भी मेल डॉक्टर लंबे समय तक बैठ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, उसकी टेस्टिकुलर आर्टरी पे ब्लड फ्लो कम है, और उस बीच उसके टेस्टिकल्स में कुछ स्ट्रेन लग जाए, तो सूजन जल्दी आ जाएगी। सर आपने कहा था कि वो इसके लिए जो उनका बैर रहता है वो भी लूज होना चाहिए, पर बिल्कुल बिल्कुल ये, डॉक्टर ने कहा कि टाइट पहनने को, वो क्वेश्चन पूछना था कि ये ऑपोजिट कैसे हो गया। हाँ, डॉक्टर ने टाइट पहनने को इसलिए कहा, क्योंकि उस सूजन की वजह से नीचे की ओर वेट आ रहा होगा, तो उसको डॉक्टर ने बोला होगा सपोर्ट रखने को, इसलिए डॉक्टर ने सपोर्टर्स पहनने को बोली।
कि वो ज्यादा नीचे जाएंगे तो जो स्किन है, जो, क्योंकि वो मसल्स है नहीं, थोड़ी सी स्किन ही है जिससे स्क्रोटम सैक सिकुड़ता और फैलता रहता है, तो वो ज्यादा स्ट्रेन ना हो जाए, नहीं तो सर्कुलेशन और स्लो हो जाए। इसीलिए जब एक्सरसाइज करते हैं, जब कुछ ऐसी दौड़ भाग वाली एक्टिविटी पे होते हैं, तो या फिर आप पहलवानी करते हो, तो आप देखते हो ना लंगोट बांधने की। सो जब टेस्टिकल्स को बहुत मूवमेंट करनी हो, ऐसे टाइम पे उसको एक परफेक्ट सपोर्ट की जरूरत होती है। तो अगर ऐसा परफेक्ट सपोर्ट होगा, तो ये पूरे 24 घंटे का सपोर्ट नहीं है। लाइक आप जब सो रहे हो तो रिलैक्स छोड़ दो, जब आप चल फिर रहे हो, या जैसे बहुत ज्यादा जो यंग जनरेशन के बच्चे होंगे, सूजन ज्यादा होगी, तो डॉक्टर ने बोला होगा सपोर्टर्स करो। ओके सर, थैंक यू। So hernia can also be the reason na for testicles being like one big, one small. Some people get hernia over there. इंग्यूनल हार्निया की बात आप कर रहे हो। इंग्यूनल हार्निया में समटाइम जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो आपके पेरिटोनियम को परफोरेट करके नीचे की ओर खिसक आती है। ये कई बार टेस्टिकल्स की ओर भी ट्रेवल कर जाती है, कई बार ये आसपास प्यूबिक बोन के आसपास भी रहती है। तो ये पूरी तरह से सर्जिकली मैनेज हो सकती है, इसका और कोई इलाज नहीं। क्योंकि ये क्या हुआ ना, कि आप समझो आपके पास एक थैला है, और उस थैले के अंदर आपने सब्जी रखी है, सब्जी में भी गाजर रखा है, और थैला नीचे से फट गया और गाजर नीचे निकल आए। तो अब आपको क्या करना हो, गाजर को ऊपर डाल के थैले को नीचे स्टिच करना पड़ेगा। तो ठीक यही चीज होती है इंटेस्टाइन। वो थैले को, एक लेयर होती है जिसको पेरिटोनियम लेयर बोलते हैं, ये फट जाती है और इंटेस्टाइन नीचे की ओर ट्रेवल कर रही है। सर एक क्वेश्चन था। हमारे मतलब रिलेटिव हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम था, इशू हुआ, अभी हेल्थ इशू, तो पूरा बॉडी चेकअप हुआ, तो उनका अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनके टेस्टिकल्स में से सिर्फ एक ही टेस्टिकल है। अब उन और एज कम है उस बच्चे की, मतलब 18-19 साल की, तो उसकी मदर को एक टेंशन है कि इन फ्यूचर जैसे बच्चे से रिलेटेड कोई इशू हो। डॉक्टर ने तो उनको कुछ बताया नहीं, अभी चल रहे हैं मतलब उनके रिपोर्ट्स। देखिए, तो अगर 18 साल का बच्चा है, जी सर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। जी। तो अगर ऐसा कुछ भी मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं पेशेंट देख नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं जी। मालूम उसके एपिडिडाइमिस है कि नहीं है। अगर हम्म। एपिडिडाइमिस होगा, तब तो पक्का स्पर्म बन रहे होंगे। क्योंकि ये जो कंजेनाइटल एब्सेंस वाली कंडीशन होती है ना, उसमें कितना है कितना नहीं है ये पता लगाना टेस्ट से ही होगा। तो बेहतर है कि एक बार सीमेन एनालिसिस करके देख लिए कि ओके। उसमें स्पर्म है, और है एक्टिव मोटाइल है, तो कोई झंझट ही नहीं है फिर। तो सर एक टेस्टिकल से पॉसिबल होता है, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन तो जैसे दोनों टेस्टिकल्स में होते हैं ना। क्यों एक ओवरी से फीमेल्स कंसीव नहीं करती। यस। एक्चुअली सर उसको ना अचानक से हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, बहुत ज्यादा। तो उसको फिर हॉस्पिटलाइज करवाया, तो पूरा बॉडी चेकअप कराया, तब उसके पता चला, डॉक्टर ने पूरा उसका बॉडी का चेकअप किया, तो पता चला कि उसके टेस्टिकल्स में से एक ही टेस्टिकल है। वो तो बच्चे को पता ही होगा, बच्चे ने बताया नहीं, वो अलग बात है। हाँ, हो सकता है। हो इवन सकता बच्चे है। की मदर को भी या पता होगा। या पेरेंट्स ने कभी बचपन में जैसे ध्यान नहीं दिया होगा ना। हो पेरेंट्स सकता ने है। ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर कोई ध्यान जी। देता तो बिल्कुल आसानी से पता चल जाता। बिल्कुल। बच्चे, अगर 2-3 साल का बच्चा भी हो, तो उसके टेस्टिकल्स बहुत क्लियर दिखते हैं कि 2 टेस्टिकल्स है या नहीं है, तो वो तो तो चीज़। ध्यान कैसे नहीं जाएगा? नहीं सर, एक्चुअली उसकी मदर क्या है, बिल्कुल इलिटरेट है, गांव की है, बहुत छोटे से गांव की। मदर को तो हो सकता है शायद जानकारी ना हो कि ऐसा ठीक कुछ है, होता होगा उस इसलिए। चीज पे हम क्यों यहाँ व्यर्थ में बहस जी करें। सर। अब नहीं सर है जानकारी ये। टेस्टिकुलर कैंसर में हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? टेस्टिकुलर कैंसर में हम एक्सरसाइज कराएंगे, टेस्टिकल्स की ओर ब्लड सप्लाई बढ़ाने वाले पॉस्चर्स करेंगे, लाइक बटरफ्लाई करेंगे, नेक स्ट्रेचेस करेंगे, लंजेस जैसा जो हम वो करते हैं ना, वीरासन जैसा, वीरभद्रासन जैसा, ऐसी ऐसी चीजें करेंगे।
पर टेस्टिकुलर कैंसर अगर किसी को है तो अल्टीमेट उसका एक इलाज है सर्जरी। तो हम उस टेस्टिकल को बचा नहीं सकते, लेकिन हाँ अच्छे ब्लड सर्कुलेशन से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। लाइक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को और दूसरी प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे प्रोस्टेट की शुरुआत होती है, किसी से मेरे हस्बैंड की स्टार्ट है, 6 साल से उनकी मेडिसिन चल रही है, तो उनको क्या करा सकते हैं? जैसे ये उनको देखिए, प्रोस्टेट की मेडिसिन ऐसे बहुत प्रभावी है नहीं। तो आगे चल के अगर वो उनका 2-4 साल में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ये एकदम से नहीं पता चलता। किसी भी इंसान को 50 के बाद ही पता चलता कि प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहा है। ठीक है। वो भी ज्यादातर लोगों को पता तब चलता है जब उनका यूरिन ड्रॉप ड्रॉप करके आने लगे, यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आने लगे, क्योंकि प्रोस्टेट का काम ही वही है, सेमिनल वेसिकल हम्म, और यूरेथ्रा के बीच का जंक्शन है। तो मेरे हस्बैंड 58 के हैं, उनको यूरिन बड़ा आता है रात को ना, फिर उनको गोली लेनी चाहिए, हाँ प्रोस्टेट की वो गोली लेते उसी हैं तो ठीक रहता है। उसी वजह से तो वो उसी सूजन की वजह से है। अगर थोड़ी बहुत सूजन है, 58 और 68 है ना, 58। 58 है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 68 70s में जाके हो सकता सर्जरी करानी। सर मेरे पास केस तो नहीं है। मैं जब जॉब कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका बेटा था। तो आई हर्ड कि उसको 2-3 बार उसका सर्जरी हुआ रिगार्डिंग, आई थिंक उसका यूरिन जो था, वो मतलब उसके 2 छेद थे कि क्या कुछ वो इश्यू था उसका, काफी लॉन्गेट मतलब 2-3 साल से उसका चल रहा था कुछ, तो उसका सर्जरी। तो ऐसा भी होता है क्या? मतलब मैंने कभी सुना नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। देखिए ये ना ये एक्सेप्शन है, मतलब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कहते हैं इसको। अब इसमें ओके। ये हो सकता है कि उसको जो यूरेथ्रा है वो सही तरीके से ना डेवलप हुआ हो, या हो सकता है उसका प्रोस्टेट ग्लैंड सही से फंक्शन ना कर रहा हो। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। अब वैसे हम अनुमान नहीं लगा सकते, जब क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात है, तो आप ऐसा समझो कि कुछ इस पे रूल नहीं होता। स्ट्रक्चरल जो मिसिंग है, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज में, इसमें कोई रूल नहीं होता। इसमें किसी का सर बड़ा हो सकता है, किसी के कान, अब जैसे मेरे देखो, ये कान देखोगे ना आप, ये कान ऐसे करके है मेरे। ये बचपन में मेरे को काफी इसके लिए सब चिढ़ाते भी थे कि अजीत अगार करके कान ऐसे खड़े खड़े। तो मैं इग्नोर करता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि कोई मतलब की चीज है नहीं। मेरे पापा हमेशा समझाते थे जिसके ऐसे बड़े बड़े कान होते हैं वो बुद्धिमान होता है, तो मैं इग्नोर कर जाता था। तो ये स्ट्रक्चर वाली जो चीज है ना, वो किसी भी इंसान की कैसी होगी, ये बिना उसकी टेस्ट रिपोर्ट के उस पर कोई भी टिप्पणी करना गड़बड़ है। अब जैसे किसी फीमेल को मानो यूट्रस जो है वो अलग तरीके का हो गया, मतलब यूट्रस जैसा होना चाहिए वैसा ना होके एक तरफ से पिचक गया, तो क्या होगा? यूट्रस तो है उसको, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो उसको बेबी कंसीव तो हो जाएगा, लेकिन बेबी के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। या किसी को यूट्रस है ही नहीं है। अब जिसको यूट्रस है ही नहीं तो वो कैसे कंसीव करेगी? इसी तरीके से किसी को एक किडनी है, दूसरी है ही नहीं है। तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो होते हैं ना, ये इनका कुछ पता नहीं होता कि ये कैसे होंगे, ये कुछ भी हो सकता सर प्रोस्टेट ग्लैंड की जब ग्रोथ होना चालू हो जाती है तो क्या कुछ योगासनों से उसे रोका जा सकता है? है। ईमानदारी से अगर प्रोस्टेट को अच्छा ब्लड देते रहोगे तो वो नहीं बढ़ेगा। हम्म। बढ़ता ही है ज्यादा खाने के लिए। जैसे माँ के पास 2 बच्चे हैं, ठीक। अब उसपे एक बच्चा जो है वो थोड़ा सीधा साधा है, एक बच्चा थोड़ा शैतान है। वो शैतान वाला क्या करता, माँ ने 2 पराठे बनाए, शैतान वाला एक अपना तो खा लिया, फिर क्या करता है वो दूसरे भाई का भी आधा तोड़ के पूछने लगता है। माँ तो माँ है, मैं क्या करेगी, माँ तो उसको डांटेगी नहीं। तो उससे क्या होगा, एक भाई का न्यूट्रिशन थोड़ा कमजोर होता जाएगा। फिर धीरे धीरे एक दिन वो भाई क्या होगा, जिद्दी और
झगड़ालू हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये धीरे धीरे परेशान होने लगेगा। तो ये फिर क्या करेगा, शुरू में ही अपनी थाली लेके जाएगा, मेरी प्लेट छूना मत। तो इस तरीके से जब प्रोस्टेट ग्लैंड को ब्लड सप्लाई आप कम कर दोगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। अगर उसकी सप्लाई अच्छी रखोगे तो वो उसकी ग्रोथ, अगर जो हो चुकी है वो हो चुकी है, बाकी की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अभी सर आपने ये योगासनों का इफेक्ट किसी एज पे फर्क पड़ता है कि जैसे हम जैसे 60 के बाद अगर करवाएं तो? साधना जी देखिए, योगासन कितना बेहतर कर रहे हैं जी सर। ये उस पे बेस्ड होता है, न कि उम्र पे। ओके सर। 60-70 साल के लोग भी मैंने ऐसे देखे हैं जो 30 साल के इंसान से ज्यादा फिट है। हम्म। तो उम्र, हाँ, मैटर करती है। नॉर्मल कंडीशन में हम 60-70 साल सुनते ही हमारी सोच ये होती है ना कि एक थोड़ा यस सर। बूढ़ा सा, थोड़ा बीमार सा इंसान होगा। लेकिन आप देखो कुछ लोग 70 साल से ज्यादा में भी बहुत यंग है। वो एक आते ना वो दाढ़ी वाले अमिताभ बच्चन जी, उनको देखिए। तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोग फिट होंगे तो वो जी। ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा हेल्प होगी। जी जो सर। नहीं फिट होंगे वो कम मेहनत करेंगे तो कम हेल्प होगी। सर और एक आई थिंक शेफाली जी ने आपसे बात भी करी होगी रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्लास के लिए। मैंने कहा था कि आप लोग क्लास में मुझे 10 लोगों के नाम दे दीजिए जो प्रैक्टिकल में आएंगे। अब उनमें से जो भी नहीं आएगा उसके लिए हर क्लास पे 1000 रुपीज का फाइन होगा। कोई 10 नाम दे दीजिए। अभी नहीं यहाँ नहीं डिस्कस कीजिए, ग्रुप में डिस्कस करके 10 नाम दे दीजिए, मैं प्रैक्टिकल के लिए आऊंगा। ठीक है? अभी नहीं अभी यहाँ नाम नहीं लिख रहे हैं ग्रुप में। ग्रुप में 10 नाम लिख दीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं तो साल भर प्रैक्टिस कराने को तैयार हूँ। मेरा क्या होता है, एक वीकेंड पे मैं थोड़ा कम सोऊंगा, उठ जाऊंगा, आपके साथ प्रैक्टिस कर लूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि जब लोग फ्री में कोई चीज मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं करते। मैं एवरी संडे फ्री पढ़ाता हूँ, आप देखो कितने कम लोग आते हैं। लेकिन जब मैं 99 सर चार्ज, मेरे लिए तो वो ऑड टाइम है सॉरी। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं 99 चार्ज करके पढ़ाता हूँ ना तो उसमें 60-70 लोग आ जाते हैं। लेकिन जब मैं फ्री में पढ़ाता हूँ नहीं आते लोग। तो मैं, सर आपने तो आप प्लान कर लीजिए, हम करेंगे। ठीक है? सर जो आपने बताया अभी ये बीमारी के लिए, तो उसमें एज मैटर करती है क्या कि इस एज में ये प्रॉब्लम है तो हम ये दवाइयाँ दे सकते हैं दवाइयों के लिए? एज एक्चुअली मेल्स के साथ जो है ना, यस सर। एज जो है ये मैटर नहीं, एज का नहीं होता, ये ब्रेन का मैटर होता है। एक 60 साल का इंसान भी अच्छा इंटरकोर्स कर सकता है। लेकिन एक 40 साल का इंसान भी अगर ये सोच ले यार 40 साल के हो गए हैं, अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, छोड़ो ये सब नहीं करेंगे, तो वो उसका अच्छा इंटरकोर्स नहीं होगा। तो एज से ज्यादा जरूरी है ये साइकोलॉजिकली आप कितने फिट। बिकॉज ये पूरा एक्ट जो है ना, ये साइकोलॉजिकल है। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स फिजियोलॉजिकली तभी पॉसिबल होगा जब आप साइकोलॉजिकली हेल्दी होंगे। तो ये मेल्स में सब कुछ थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है, और थॉट प्रोसेस अगर सही नहीं है तो सब गड़बड़ है। इसीलिए मैंने कहा ना, बड़े सरल शब्दों में मैंने कहा था कि एक मेल हो सकता है एक पार्टनर के साथ इरेक्शन में प्रॉब्लम फील करे, वही मेल दूसरी पार्टनर के साथ हो सकता है बहुत अच्छा इरेक्शन फील। तो सिर्फ क्या बदला, दिमाग। थैंक यू सर। चलो तो फिर आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। कल अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल, हैवी ब्लीडिंग, लो ब्लीडिंग, है ना, ये ज्यादा आप देखते हो। पीसीओडी, पीसीओडी वैसे तो मेटाबॉलिक डिजीज थी, लेकिन हम पीसीओडी पे फिर भी चर्चा कर लेंगे, कुछ मेडिसिन जान लेंगे।
पीसीओडी, और यही है। मेनोपॉज। मेनोपॉज बीमारी नहीं है। फिब्राइड्स हाँ बट फिब्राइड्स उसको फिर भी हेल्प कैसे कर सकते हैं लोगों की? हाँ, मेनोपॉज की बात करते हैं। फाइब्रोइड सर। फाइब्रॉइड नहीं ठीक कर सकते योग से। फाइब्रॉइड सर थायराइड लेंगे ना आप, थायराइड वाला? हाँ थायराइड। हाँ, थायराइड हॉर्मोन्स और मस्कुलोस्केलेटल फिर मतलब कल रिप्रोडक्टिव में बात करेंगे। फिर वेडनेसडे थर्सडे जो है पीसी अब पीसीओडी और पीसीओ से ओएस में बहुत डिफरेंस है कि सेम ही है? बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। ये कान है ओके। राइट वाला, लोगों ने अलग से ऐसा, लेफ्ट वाला। इनफैक्ट वो जो ऐड करते हैं उस क्लास में भी लिखते हैं कि पीसीओडी एंड पीसीओएस इज देखिए, ये टर्मिनोलॉजी है बोलने की। अगर किसी सेम को ही है। जेनेटिकली मिला है तो पीसीओएस बोल देते हैं, किसी ने खुद पैदा किया तो पीसीओडी बोल देते हैं। तो अगर आपने खुद पैदा किया तो पीसीओडी है आपको। आपको आपकी दादी नानी से मिल गया है, या आपको आपकी मम्मी ने दे दिया, आपकी मासी ने दे दिया, तो पीसीओएस। अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि दादी नानी से आया है या फिर आपने पैदा किया। यस सर। क्योंकि दादी नानी से अगर आता तो आपकी सारी बहनों को होता। हम्म? अगर दादी नानी ऐसे कोख पे सर बांध अगर के- जेनेटिक जैसे थायराइड रहता है वो भी हेरिडिटी, तो मैं क्या सभी को होता है क्या? चलिए रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, मैं आपको एक बहुत काम की चीज बता देता हूँ।